बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इम्यूनिटी। तो आज की इस वीडियो के अंदर इम्यूनो के पास्ट एससीक्यूज़ को या यूक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो इम्यूनो के अंदर तकरीबन जो क्वेश्चंस आते हैं या पास्ट पेपर में आए हुए हैं वो है तकरीबन 28 29 30 क्वेश्चन है इम्यूनो के। तो उन सबको तकरीबन हम 2 वीडियो में कवर कर देंगे। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो में आज ही अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का क्या बेसिस होता है और टी सेल मीडिएटेड टाइप और हाइपर सेंसिटिविटी के अदर एग्जांपल्स बताओ। तो आपको ये बता चुका हूँ कि इम्यूनो के अंदर जो सबसे ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसको आपने करना है, ज़्यादातर सवाल आते हैं हाइपर सेंसिटिविटी वाले से। तो जो पहला सवाल है वो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के बारे में है। और जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है ये हाइपर सेंसिटिविटी को फॉलो करता है, स्पेसिफिकली टाइप और हाइपर सेंसिटिविटी। जो टाइप और हाइपर सेंसिटिविटी होती है जिसको आप डिलेड या सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, ये टी लिम्फोसाइट का फंक्शन होता है, एंटीबॉडी का फंक्शन नहीं होता। यानी ये सेंसिटाइज टी सेल की ट्रांसफरेंस से होगा, ना कि सीरम के ट्रांसफर से फैलेगा नहीं। और ये रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा डिलेड होता है। इन शॉर्ट के जब एंटीजन और एंटीबॉडी का एक्सपोजर होता है, यहाँ पे एंटीबॉडी सॉरी आती ही नहीं है, एंटीजन और टी लिम्फोसाइट का रिएक्शन होता है, तो इसके बाद जो साइनोसिप्टम होते हैं वो कुछ दिन या कुछ घंटे लगा लेते हैं और वो तकरीबन हफ्तों तक रहते होते हैं। अब इसके ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट इसकी क्या पूछ रहे हैं, बेसिस पूछ रहे हैं। तो जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है उसकी बेसिस क्या होती है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है टीबी के अंदर डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोग्नोसिस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब होता क्या, इसकी बेसिस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब कोई ऐसा पेशेंट जिसको लेटेंट टीबी है, जिसके अंदर टीबी वाला जो इन्फेक्शियस माइक्रोब था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इनएक्टिव हो गया, लेटेंट हो गया। तो जिसके अंदर पहले कभी एक्सपोजर हो गया था, अब वो इन्फेक्शन लेटेंट हो गया, तो इस केस में जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मेमोरी टी सेल ज़्यादा हो जाएंगे। यानी पहले टी सेल का रिस्पॉन्स आया होगा और जब वो इन्फेक्शन लेटेंट हो गया या माइक्रोब लेटेंट हो गया तो इस केस में मेमोरी टी सेल प्रोड्यूस होते हैं। वो मेमोरी टी सेल स्किन तक पहुंच जाते हैं। ये टेस्ट सेमी क्वांटिटेटिव होता है। सेमी क्वांटिटेटिव का मतलब एक हद तक हम क्वांटिटी को देख सकते होते हैं। लाइक अगर किसी बंदे को पहले कभी पास्ट एक्सपोजर होता है किसका, टीबी का, तो इस केस में होगा क्या कि उसकी स्किन के अंदर मेमोरी टी सेल होते हैं। ओके, फिर हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को जिसमें कभी प्रीवियस एक्सपोजर था तो उसकी स्किन के अंदर इंट्राडर्मल ट्यूबरकुलिन की इंजेक्शन करेंगे। अब ट्यूबरकुलिन होता क्या है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है, असल में एक एंटीजन होता है। तो शुरू के चंद घंटों में तो रिलेटिवली ना होने के बराबर रिएक्शन होगा, लेकिन 2 से लेकर 3 दिन में इंड्यूरेशन होती है और रेडनेस होती है। इंड्यूरेशन क्या होता है, स्किन की थिकनिंग होती है। इन शॉर्ट के अगर स्किन की थिकनिंग होगी डैट मीन्स के वहां पर एंटीजन और टी लिम्फोसाइट का रिएक्शन हुआ है। जब टी लिम्फोसाइट का रिएक्शन हुआ है तो उसका मतलब उसके ब्लड के अंदर टी लिम्फोसाइट थे। जब टी लिम्फोसाइट थे तो उसका भी खास मतलब है कि उसको पहले कभी पास्ट एक्सपोजर हो गया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट थे मेमोरी वाले वो स्पेसिफिक थे ट्यूबरकुलिन एंटीजन के लिए, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन की वजह से रेस हो गए थे। जो पॉजिटिव स्किन टेस्ट होता है वो इंडिकेट करता है कि जो पर्सन था उसको पास्ट में कभी ना कभी टीबी का इन्फेक्शन था, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि किसी को करंट डिजीज था या नहीं था। ओके, यानी और कभी कभार कुछ यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, कुछ लोगों में फॉल्स नेगेटिव आ जाता है। तो फॉल्स पॉजिटिव आता है मतलब किसी को टीबी नहीं है फिर भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो इसकी वजह ये होती है कि जो ट्यूबरकुलिन या पीपीडी कॉकटेल के जो एंटीजन्स होते हैं, यानी जो पीपीडी वाले नॉर्मल होते हैं वो दूसरे एंटीजन के साथ क्रॉस रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं। फॉल्स नेगेटिव के अंदर अगर इसका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा सप्रेस हो गया है, एड्स हो गया है या दूसरे डिजीज़ हो गया है, लाइक एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, एंड स्टेज लीवर डिजीज़ है, इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन की वजह से टी लिम्फोसाइट का लेवल कम हो जाएगा, तो इस केस में उस बंदे को टीबी तो है लेकिन ये टेस्ट नेगेटिव आएगा। जो पॉजिटिव स्किन टेस्ट होता है वो डायग्नोसिस में हेल्प देता है, स्पेसिफिकली कि हम ये बता सकते हैं कि इस पेशेंट को लेटेंट टीबी है या नहीं है, और हम इसका भी पता चला सकते हैं कि इस पेशेंट को हम इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन से ट्रीट करें या ना करें। ओके, क्योंकि जो इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन होती है टी सेल और मैक्रोफेज के फंक्शन को डिसरप्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने बताने हैं कि जो टी सेल मीडिएटेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी उसकी दूसरी एग्जांपल है। तो दूसरी एग्जांपल होती है एरिथेमा मल्टीफॉर्मियस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस होती है। ज़्यादा सीवियर टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस होती है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल यहाँ से कर सकते हो, लाइक अगर CD4 और मैक्रोफेजेस होते हैं वो ट्यूबरकुलोसिस और कोकाइडोमाइकोसिस के अंदर और ट्यूबरकुलिन कोकाइडिन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जबकि साइटोटॉक्सिक जो इन्वॉल्व होते हैं वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के अंदर, एरिथेमा मल्टीफॉर्मी के अंदर, स्टीवन जॉनसन के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर और कोकाइडोमाइकोसिस के अंदर ग्रैनुलोमा बनता है और कॉमन इंड्यूसेबल एजेंट बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं। जबकि मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँ। ओके, जबकि जो ट्यूबरकुलिन होता है या कोकाइडिन होता है
जिसको सेफिरुलिन बोलते हैं, ये स्किन टेस्ट होता है, इसका रिजल्ट होगा इन ड्यूरेशन, और इसके जो इंड्यूसेबल एजेंट होते हैं वो पीपीडी होते हैं या कोकाइडियोडिन होते हैं या सेफिरुलिन बोलते हैं। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं, ओके, वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में प्रूराइटिस और वेजिकुलर रैश होता है। कॉमन इंड्यूसेबल एजेंट के अंदर हैवी मेटल्स इन द ज्वेलरी है, सोप है, टॉपिकल ड्रग्स है, पॉइजन एवी प्लांट है, ऑयल ऑफ पॉइजन ओक होता है। अरिथेमा मल्टीफॉर्म, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, इसमें टारगेट लेजेंस होती है स्किन के ऊपर। कॉमन इंड्यूसेबल एजेंट के अंदर हर्पीज सिम्प्लेक्स, टाइप 1 वायरस, माइकोप्लाज्मा निमोनियाई और सल्फोनामाइड आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द MHC क्लास 1 मालिक्यूल्स। ओके, तो MHC टाइप 1 प्रोटीन को डिस्कस करने का पूछ रहा है, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है MHC वाला। तो हम आ जाते हैं पीछे की तरफ। तो ये MHC वाला चैप्टर है। अब MHC टाइप 1 प्रोटीन की फीचर्स वगैरह पूछ रहे हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स वाले। तो जो MHC के जो प्रोटीन्स के जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं आप यहाँ से भी डिराइव कर सकते हो, इनका कंपैरिजन भी तैयार कर सकते हो। जो मैंने जिनको टिक किया हुआ ना वो इनके असल कंपैरिजन है, जबकि जो सिमिलैरिटीज़ उनको मैंने टिक नहीं किया हुआ। जो MHC1 और MHC2 होते हैं, ये दोनों प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर पड़े हुए होते हैं। प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेजेस और बी सेल आते हैं, यानी इन तीनों सेल के ऊपर टाइप 1 और टाइप 2 दोनों होते हैं। इनकी इनकोडिंग होती है HLA जीन के लोकस के अंदर, और इनकी जो जीन एक्सप्रेशन होती है कोडोमिनेंट होती है, दोनों एक्सप्रेस होते हैं, मैटरनल वाले भी और पैटर्नल वाले भी, और इनके एक ही जीन के ऊपर मल्टीपल अलील्स होते हैं। तो ये तो सिमिलैरिटीज़ होती है। अब इनके डिफरेंस वगैरह को कर लेते हैं। अब जो CD4 के ज़िम्मे होता है, यानी वो जो MHC1 होते हैं ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टू CD4 पॉजिटिव टी सेल, लेकिन जो CD8 है वो जो CD4 है, जो CD4 होता है वो टाइप 2 MHC प्रोटीन है, जबकि टाइप 1 के अंदर CD8 वाला आ जाएगा। जो तमाम न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर MHC टाइप 1 वाले होते हैं, MHC टाइप 2 वाले सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो MHC टाइप 2 है इनके अंदर जो HLA फोकस होता है, 2 पेप्टाइड होते हैं, लेकिन ऐसे यहाँ पर नहीं होता 1 के अंदर। जो 1 पेप्टाइड वाला है वो M1 वाला होता है, जो 2 वाला है वो 2 वाला होता है। ओके, ठीक हो गया। तो ये इनकी करैक्टरिस्टिक्स आप यहाँ से नोट कर सकते हो टेबल से, या फिर अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहो तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है जो क्लास 1 होती है MHC1, इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसको इनकोड करने वाला एक HLA होता है, यानी 1 HLA इनकोडेड पॉलीपेप्टाइड होता है जिसको अल्फा चेन बोलते हैं। ओके, तो जो MHC1 प्रोटीन होती है ये आपको नज़र आ रहा होगा सिंगल पॉलीपेप्टाइड की होती है, लेकिन जो MHC टाइप 2 है वो हम कह सकते हैं कि इसे 2 पॉलीपेप्टाइड का सेट होता है। एक चेन होती है अल्फा और दूसरी होती है बीटा, लेकिन 1 के अंदर सिर्फ एक ही चेन होती है जिसको बोलते हैं अल्फा होती है। ओके, यानी एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ एक ही सेट हो सकता है जिसको इनकोड करते हैं, यानी एक सेट होता है जो पैटर्नल जीन से इनकोड होता है, दूसरा सेट होता है जो मैटरनल जीन से इनकोड होता है। लेकिन क्लास 2 के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक को बोलते हैं अल्फा, दूसरी को बोलते हैं बीटा। ओके, ठीक है, यानी एक इंडिविजुअल के अंदर 4 हो सकती है, क्योंकि 2 आएगी मैटरनल से, यानी एक सेट आएगा मैटरनल से जिसके अंदर 2 होती है, और दूसरा सेट आएगा पैटर्नल से उसके अंदर भी 2 होती है। ओके, ठीक हो गया। यानी जो HLA जीन्स होती है, प्रोटीन्स होती है, कोर डोमिनेंट होती है। क्रोमोसोम नंबर 6 को आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनाफिलैक्टिक शॉक, इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी है, और फिर इसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी है, लास्ट है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है। तो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट मैं आपको पहले से ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसको हम स्किप कर देंगे। और इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी और एनाफिलैक्टिक शॉक है। तो पहले हम हाइपर सेंसिटिविटी को पढ़ लेते हैं, फिर हम एनाफिलैक्टिक शॉक की तरफ आते हैं। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी हमारे इम्यून सिस्टम का एग्जैजरेटेड या इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है, और वो भी बिनाइन एंटीजन का। अब कुछ बुक्स कहती है कि हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आता है, लेकिन मैं कहता हूँ, और दूसरी बुक्स भी ये कहती है कि जो एग्जैजरेटेड या इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट इन्वायरमेंटल एंटीजन उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स शो करता है हमारी बॉडी के एंटीजन के, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। वैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का अलग चैप्टर बनाया हुआ है, तो हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन को आप नोट कर लेना। जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं वो एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे 2 एक्सपोजर होते हैं। सबसे पहला एक्सपोजर होगा एंटीजन के साथ, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज कर देगा, हमारे अडाप्टिव इम्यून सिस्टम को प्राइम कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, सेंसिटाइज कर देगा। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट या सेकंड एक्सपोजर होता है तब मेन क्लिनिकल साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको तकरीबन 4 में डिवाइड कर देते हैं। ओके, जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 है ये एंटीबॉडी मीडिएटेड है, जबकि टाइप 4 है ये सेल मीडिएटेड होता है। टाइप 1 को इमीडिएट एनाफिलैक्टिक या IgE मीडिएटेड बोलते हैं, टाइप 2 को साइटोटॉक्सिक और IgG मीडिएटेड है, टाइप 3 के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है और इसको इम्यून कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, टाइप 4 को डिलेट या टी सेल मीडिएटेड बोलते हैं। टाइप 1 के अंदर जो एंटीजन या एलर्जन होता है IgE के एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है और
वो मास्ट सेल और बेसोफिल पे जाके बाइंड कर लेगी। तो ये फर्स्ट एक्सपोजर है, फिर ये सेकंड एक्सपोजर है। तो सबसे पहले एक्सपोजर के अंदर जो एलर्जन होता है वो IgE एंटीबॉडी को इंड्यूस कर देगा, फिर वो मास्ट सेल और बेसोफिल पे जाके बाइंड कर लेगी। फिर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर दोबारा से सेम एक्सपोजर होगा, तो जो एलर्जन होता है वो IgE एंटीबॉडी पर क्रॉस लिंक कर लेगा। IgE की जब क्रॉस लिंकिंग होती है, ओके, तो फिर मास्ट सेल्स और बेसोफिल की डीग्रेनुलेशन होगी और मीडिएटर रिलीज होते हैं। टाइप 2 के अंदर क्या होगा? टाइप 2 के अंदर जो एंटीजेंस होते हैं वो सेल की सरफेस के ऊपर पड़े हुए होते हैं। वो TFH क्या होते हैं? फॉलिकुलर टी हेल्पर सेल होते हैं और बी सेल की एक्टिवेशन करवा देते हैं। IgG की मेनली होती है। अब यहाँ पर जो एंटीबॉडीज होती है, यानी इस केस में जो एंटीजन होते हैं वो सेल की सरफेस के ऊपर होते हैं, लेकिन इस केस में जो एंटीबॉडी होगी वो सेल मेम्ब्रेन एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस होती है। एग्जाम्पल कि अगर किसी को इनएप्रोप्रिएट ट्रांसफ्यूजन दे दिया है, RH इनकम्पैटिबिलिटी है, ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया होता है। टाइप 3 के अंदर जो सॉल्युबल एंटीजन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंटीजन थे वो मेम्ब्रेन से लिंक्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एंटीजन प्लाज्मा के अंदर होते हैं, सॉल्युबल एंटीजन होते हैं। वो TFH और B सेल की एक्टिवेशन करते हैं, यानी पहले वो फॉलिकुलर T सेल को एक्टिवेट करते हैं, फिर वो इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करता है, फिर वो इंटरल्यूकिन क्या करते हैं? B सेल की एक्टिवेशन करवा देते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कौन से इंटरल्यूकिन होते हैं, तो जो TFH होता है वो इंटरल्यूकिन 4 प्रोड्यूस करता है। वो इंटरल्यूकिन 4 B सेल की स्विचिंग कराता है, जिससे वो IgM से IgE प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर IgM होती है, लेकिन IgM से IgE में चली जाना तो उसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग, तो 4 होता है, स्विचिंग करवाता है। जबकि इंटरल्यूकिन 21 है जो B सेल की मैच्योरेशन करवाता है इनटू द प्लाज्मा सेल। ओके, टाइप 4 को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब एनाफिलैक्टिक शॉक पूछा हुआ है, तो एनाफिलैक्टिक शॉक को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो एनाफिलैक्टिक शॉक जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के सीवियर फॉर्म होती है, इसके अंदर सीवियर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, हाइपोटेंसिव शॉक होता है। जो रिनाइटिस थी, उर्टिकेरिया था, ये लोकली होती है, लेकिन जो एनाफिलैक्सिस होता है इसके अंदर पूरी बॉडी में वाइट सेपरेट डिस्ट्रक्शन होती है मास्ट सेल्स की, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा जो अदर सिम्टम होते हैं वो वीजिंग होती है ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की वजह से, लैरिंजियल एडिमा होता है जिसकी वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, प्लूराइटिस और उर्टिकेरिया भी देखने को मिलता है, टैकीकार्डिया भी हो सकता है, एरिथमिया भी हो सकता है, साइनोसिस और कार्डिक डेथ भी हो सकती है। एनाफिलैक्सिस के कॉजेज क्या होते हैं? मोस्टली फूड होती है जिससे बंदा एलर्जिक होता है, लाइक पीनट्स है, शेल फिश है, बी वेनोम है, ड्रग्स है, लाइक पेनिसिलिन होती है। अब जो पीनट्स हैं, शेल फिश है और बी वेनम है, पहली 3 कैटेगरी की बात कर रहे हैं। इनके जो प्रोटीन्स होती है, ओके, वो क्या करती है? वो एडजेसेंट IgE की क्रॉस लिंकिंग करती है, ओके, और फिर वो हिस्टामिन और दूसरे मीडिएटर को रिलीज करवाता है। लेकिन जो पेनिसिलिन्स होती है, ड्रग्स होती है, ये हैप्टेन होती है, पहले ये नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन से बाइंड करेगी तब ये एंटीजन बन जाएगी। तो ये तो हो जाएगा टाइप एनाफिलैक्टिक शॉक है। ओके, अब हम आ जाते हैं इम्यूनिटी की डेफिनेशन है। तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या होती है? बेसिक डेफिनेशन इम्यूनिटी की क्या होती है? तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन है कि the ability to recognize, destroy and eliminate any infectious microbe at the necrotic cell is called immunity. ओके, ये वो कैपेबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम किसी भी इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर सकते हैं या डिजीज की प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, स्पेसिफिकली बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। अब जो इम्यूनिटी होती है उसको 2 में डिवाइड कर देते हैं, एक है अडैप्टिव और एक होती है इनेट। जो इनेट होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, अडैप्टिव स्पेसिफिक होती है। इनेट का रैपिड एक्शन होता है, कुछ ही मिनटों में काम करती है, लेकिन जो अडैप्टिव होती है वो स्लो होती है, कुछ दिन चाहिए होती है। मेमोरी होती है अडैप्टिव के अंदर, लेकिन इनेट के अंदर कोई मेमोरी सेल नहीं होते। इसकी एग्जांपल है सेल मीडिएटेड के अंदर, यानी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो दोनों में देखने को मिलती है। ओके, तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, यानी जो सेल होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के इनेट के अंदर, वो नेचुरल किलर सेल और मैक्रोफेजेस होते हैं, अडैप्टिव में हेल्पर और साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं। जबकि ह्यूमोरल एंड प्रोटीन के अंदर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पर क्या होती है? एंटी बॉडीज होती है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी भी हो गया, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 45-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ अ थायराइड ग्लैंड, हर सीरम शो एंटी थायराइड एंटीबॉडी। तो उसको क्या हो गया है? ग्रेवीज डिजीज हो चुका है। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पर उन्होंने टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी लिखा हुआ है। वैसे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में हाशिमटो थायराइडाइटिस होता है, मैं पहले कंफर्म कर लूँ फिर आपको मैं बता देता हूँ। हाशिमटो थायराइडाइटिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो मुझे पता है क्या टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में आ सकता है हाशिमटो थायराइडाइटिस। तो जो हाशिमटो थायराइडाइटिस है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है, बल्कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। और फिर वो पूछते हैं 4 ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के नाम बताओ। ओके, तो जो 4 ऑटोइम्यून या ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून है, ओके, लाइक पहले मैं आपको बता देता हूँ हाशिमटो थायराइडाइटिस है और ये क्या होता है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, तो डायग्नोसिस तो हो जाएगा।
कभी कभार एग्जाम में इसके मैकेनिज्म आ सकते हैं ऑटो इम्यूनिटी के, तो रट्टा मार लो हेडिंग्स को। मॉलिक्यूलर मिमिक्री है, अल्टरेशन ऑफ नॉर्मल प्रोटीन है, रिलीज ऑफ सेक्वेस्टर एंटीजन है, एपिटॉप सेपरेटिंग होती है, फेलियर ऑफ रेगुलेटरी टी सेल है। तो ये 4-5 मैकेनिज्म लिखे हुए हैं। तो हाशिमटो थायरॉइडाइटिस इधर लिखा हुआ है, क्रोनिक थायरॉइडाइटिस में जो हाशिमटो थायरॉइडाइटिस है इसमें ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है अगेंस्ट थायरोग्लोबुलिन एंड थायराइड पेरोक्सिडेज। अभी जो एंटीबॉडीज होती है ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से ग्लैंड की फिब्रोसिस होती है। ओके, और इसके अलावा कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है या इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये वाइट मैटर ऑफ ब्रेन के सब्सटेंस के अगेंस्ट होता है, तो वहाँ पे डीमाइलिनेशन हो जाती है। इसके बाद क्रॉनिक थायरॉइडाइटिस थायराइड का, आरबीसी ब्लड सेल का तो एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया है। ओके, टाइप 1 डायबिटीज़ पैनक्रियाटिक बीटा सेल के लिए स्पेसिफिक है। गिलन बारी सिंड्रोम होती है किसके लिए, मोटर न्यूरॉन्स के लिए स्पेसिफिक होती है। ओके, जो फेमफिजियस है स्किन का डिसऑर्डर है, सीलियक डिजीज़ है, ये आता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर। ओके, नहीं सीलियक डिजीज में नहीं आता, ये सीलियक सप्रू है, ग्लूटिन है। ओके, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए स्पेसिफिक है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कोलोन और आइलियम के लिए होता है। जो सोरियोसिस होता है, सोरियोसिस के अंदर स्किन के ऊपर स्पेसिफिकली एक्सटर्नल सरफेस ऑफ आर्म्स एंड लेग्स वहाँ पर ब्लिस्टर लीजन्स बन जाते हैं, तो ये सोरियोसिस हो जाता है। मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करने में सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस है, रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है। नंबर 3 कौन सा लिखा हुआ है, वेस्कुलाइटिस है। नंबर 4 रिएक्टिव आर्थराइटिस है। नंबर 5 गुड पास्चर सिंड्रोम है। और नंबर 6 के अंदर अदर कोलेजन वेस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसमें एल्काइलेजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस वगैरह आ जाते हैं। बाकी अगर आपको इनके फ्लो चार्ट चाहिए तो मैंने इनके पर सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुकी है, इम्यूनो वाली प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लीजिएगा। तो ये पार्ट 1 वीडियो है इम्यूनोलॉजी के पास्ट एसएक्यूज़ की। जो पार्ट 2 वीडियो है मैं इंशाल्लाह ताला आज ही अपलोड कर दूंगा। मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे पार्ट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 ही सवाल कवर हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।